बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज हम बात करेंगे ईजमेंट एक्ट 8082 के हवाले से। ईजमेंट पे बहुत से लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम सेक्शन 10 ऑफ ईजमेंट एक्ट 8082 का हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10, 11, 12 आज के हमारे लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। सेक्शन 10 डील कर रहा है लेसर एंड मॉर्गेजर के बारे में। अब ये सेक्शन समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हु इज़ लेसर एंड हु इज़ मॉर्गेजर। लेसर इज अ पर्सन हु ग्रांट अ लीज टू समवन एल्स। जब एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरे को लीज करता है, किसी पर्सन को रेंट आउट करता है, तो वो पर्सन जो कि करने वाला है वो लेसर होगा। लीज क्या है? लीज प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच इज रेंटेड आउट, जो किसी दूसरे पर्सन को रेंट आउट की जाती है। एंड लेसी इज अ पर्सन टू whom a lease is granted। तो जिसको लीज ग्रांट की जाती है, जिसको प्रॉपर्टी रेंट आउट की जाती है, वो पर्सन उसको लेसी कहेंगे। इसके बाद मॉर्गेजर है। मॉर्गेजर भी समझ लें कि मॉर्गेजर क्या होता है। द पर्सन हु गिव्स अ मॉर्गेज इन रिटर्न फॉर मनी टू बी पेड। मॉर्गेज वर्ड जो है रहन से निकला है, वर्ड रहन है। मॉर्गेज इज अ कन्वीनियंस और अ लीन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एज फॉर सिक्योरिटी अलोन, या फिर हम यूं कह सकते हैं इट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच अ पर्सन बोरो मनी फ्रॉम अनदर पर्सन। तो मॉर्गेजर वो पर्सन होता है जो कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज की करता है। और मॉर्गेज इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट मॉर्गेज। जिस पर्सन को प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, रहन की जाती है, वो पर्सन उसको मॉर्गेजी कहेंगे। अब ये आपको समझ आ गया कि लेसर कौन है, लेसी कौन है, लीज क्या है, मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजर कौन है, या मॉर्गेजी क्या है। अब हम आगे समझते हैं लेसर एंड मॉर्गेजर। हम ईजमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 9 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ईजमेंट क्या है ये आप लोगों को पता चल चुका है, आप लोगों को आइडिया है अब इस बात का। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि लेसर और मॉर्गेजर भी क्या प्रॉपर्टी लीज कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो हमने पहले पढ़ा था उसी का हिस्सा है, उसी का सब्जेक्ट होते हुए अ लेसर में इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी लीज एनी ईजमेंट दैट does not derogate from the right of the lessee as such। लेसर जो है वो इम्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी, जो भी लीज प्रॉपर्टी है वो उसको उस पर भी जो है लीज इम्पोज कर सकता है। एनी ईजमेंट, अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझें कि लेसर में इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी लीज any easement that does not derogate from the right of the lessee as such। अब यहाँ पे ओनर कौन है प्रॉपर्टी का? लेसर। और उसने प्रॉपर्टी लीज की है लेसी को। अब जो प्रॉपर्टी उसने लीज कर दी है, अब क्या उस प्रॉपर्टी पे उसका राइट है कि वो इस पे ईजमेंट इम्पोज कर सकता है? तो बिल्कुल उसका राइट है। वो उस प्रॉपर्टी को जो उसने लीज कर दी है, रेंट आउट कर दी है, ओनर तो वही है, तो लेसर वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी पे ईजमेंट इम्पोज कर सकता है, लेकिन इस हद तक कर सकता है कि वो जो लेसी है उसके राइट्स को डेरोगेट ना करे, उसका राइट यहाँ पे इन्फ्रिंज ना हो। तो ये याद रखते हुए कि जो लेसी है उसके राइट जो हैं वो डेरोगेट ना हो, ये चीज़ इस का ख्याल रखते हुए वो प्रॉपर्टी पे ईजमेंट इम्पोज कर सकता है। और आगे बात है मॉर्गेजर की। एंड अ मॉर्गेजर में इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी मॉर्गेज एनी ईजमेंट दैट डज नॉट रेंडर द सिक्योरिटी इनसफिशिएंट। अब मॉर्गेजर जो है वो भी प्रॉपर्टी ईजमेंट इम्पोज कर सकता है, लेकिन उसने ये देखना है कि जो सिक्योरिटी जो उसने रेंडर की है वो इनसफिशिएंट ना हो,
वो उसको इसको सफिशिएंट होना चाहिए, वो इनसफिशिएंट ना हो। तो मॉर्गेजर जिसने प्रॉपर्टी रहन पे रखी है, जिसने मॉर्गेज की है, वो भी किसी को अगर ईजमेंट इम्पोज करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन ये उसे देखना है कि इतनी इस हद तक ईजमेंट इम्पोज करे दैट डज नॉट रेंडर द सिक्योरिटी इनसफिशिएंट। बट a lessor or mortgager cannot without the consent of the lessee or mortgagee। अब यहाँ पे क्या इस पे एक लिमिटेशन भी इम्पोज की गई है कि जो लेसर और मोर्गेजर है वो ईजमेंट तो इम्पोज कर सकता है, लेकिन उसे कंसेंट लेना जरूरी है लेसी और मोर्गेजी से, वो विदाउट कंसेंट नहीं कर सकता any other easement on such property unless it be to take effect on the termination of the lease or the redemption of the mortgage। अनलेस अब यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन भी आ गई है कि अगर उसने कोई और ईजमेंट इम्पोज करनी है तो जो पहले वाली ईजमेंट है उसका टर्मिनेट हो जाना ज़रूरी है, और अगर ऑलरेडी उसने मॉर्गेज की हुई है प्रॉपर्टी तो वो रिडीम, पहले वाली जो मॉर्गेज है उसको वो रिडीम करवाए, उसको छुड़वाए, और उसके बाद वो सेकंड जो है ईजमेंट इम्पोज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बात थी कि लेसर भी ईजमेंट इम्पोज कर सकता है, मॉर्गेजर भी ईजमेंट इम्पोज कर सकता है, लेकिन लेसी और मॉर्गेजी से कंसेंट लेना जरूरी है। और सेकंड ये था कि अगर एक ऑलरेडी एक ईजमेंट इम्पोज की गई है, की जा चुकी है, और सेकंड उसने ईजमेंट इम्पोज करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पहले वाली ईजमेंट है वो टर्मिनेट हो चुकी हो, और अगर इन केस ऑफ मॉर्गेज तो वो उसको रिडीम करवाया जा चुका हो, फिर वो सेकंड ईजमेंट इम्पोज कर सकता है। अदरवाइज ईजमेंट पे एक ऑलरेडी ईजमेंट इम्पोज की गई है तो उस पर सेकंड ईजमेंट इम्पोज नहीं की जा सकती। ये था हमारा सेक्शन 10। इसके बाद है लेसी, सेक्शन 11 ऑफ ईजमेंट एक्ट 1882 हम बात करें। नो लेसी और अदर पर्सन हैविंग अ डिराइवेट इंटरेस्ट may impose on the property held by him as such an easement to take effect after the expiration of his own interest or in derogation of the rights of the lessor or the superior proprietor। अब एक लेसी जो है जिसको कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी लीज की गई है, अब आगे वो किसी और पर्सन को ईजमेंट इम्पोज करना चाहता है तो वो उस वक्त तक वो ईजमेंट इम्पोज कर सकता है जब तक के उसका उस इसमें इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी पे। जब उसका इंटरेस्ट जो है एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो ईजमेंट इम्पोज नहीं कर सकता, या कोई ऐसी ईजमेंट इम्पोज नहीं कर सकता जिसका टाइम पीरियड इतना ज़्यादा हो कि उसकी जो अपनी जो उस प्रॉपर्टीज को लीज की गई है उसका जो टर्म ऑफ जो है टाइम पीरियड है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसके एक्सपायर हो जाने के बाद तक वो ईजमेंट जो है इफेक्ट ना करे, या फिर वो जो लेसर है उसके किसी राइट को डेरोगेट ना करे, या तो वो लेसर है या जो भी सुपीरियर प्रोप्राइटर है उसके किसी भी राइट को डेरोगेट नहीं वो कर सकता। यानी लेसी जो है किसी पर्सन को ईजमेंट इम्पोज तो कर सकता है, लेकिन उसने ये याद रखना है कि जो लेसर है उस या जो सुपीरियर प्रोप्राइटर है उसका राइट किसी तरह से भी डेरोगेट ना हो, और वो प्रॉपर्टी जो है उसके उस वक्त तक वो लीज जो ईजमेंट है वो उस वक्त तक इफेक्ट करे जब तक कि उसका अपना इसमें इंटरेस्ट है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपायर हो जाने के बाद वो ईजमेंट इम्पोज नहीं कर सकता। तो ये था हमारा सेक्शन 11। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 ऑफ ईजमेंट एक्ट 1882 को। बहुत इजी है, इसमें ये बताया गया है कि हु मे एक्वायर ईजमेंट, ईजमेंट एक्वायर कौन कर सकता है। तो यहाँ पे वो पर्सन्स बताए गए हैं जिनको ये राइट हासिल है कि वो ईजमेंट एक्वायर कर सकते हैं। एन ईजमेंट मे बी एक्वायर्ड बाय द ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी ऑनर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो ईजमेंट एक्वायर कर सकता है, और इसका मकसद क्या है, फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ विच द राइट इज क्रिएटेड। वो प्रॉपर्टी जो है जिस प्रॉपर्टी पे उसका राइट है उस प्रॉपर्टी की
बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए वो ईजमेंट एक्वायर कर सकता है, या उसके बिहाफ पर और ऑन हिज बिहाफ बाय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सेम, यानी कि उसके बिहाफ पर अगर कोई दूसरा पर्सन उस प्रॉपर्टी की पे ऑक्यूपाइड है या उसकी पोजेशन है तो वो पर्सन भी ईजमेंट एक्वायर कर सकता है, जैसे कि लेसी है, जैसे कि मॉर्गेजी है, जैसे कि टेनेंट है। कोई भी पर्सन जो कि पोजेशन में है, तो एक तो वो पर्सन हो गया जो कि ऑनर है, तो सेकंड वो पर्सन हो गया जो ऑक्यूपाइड है, जिसके पास उस पे पोजेशन है, जिसके पास उसके बिहाफ पर, तो वो भी ईजमेंट एक्वायर्ड कर सकता है। इसके अलावा वन ऑफ टू और मोर को ओनर्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मे एज सच with or without the consent of the other or others acquire an easement for the beneficial enjoyment of such property। अब प्रॉपर्टी के ओनर्स एक से ज्यादा हैं, तो उनमें से वो सारे कोई एक वो चाहता है दूसरों की कंसेंट लेना तो ले सकता है, नहीं कंसेंट लेना चाहता तो ना ले, विदाउट द कंसेंट वो कर सकता है क्योंकि वो खुद भी ऑनर है, तो दूसरों की कंसेंट के बगैर ही वो कोई भी जो ऑनर है ईजमेंट एक्वायर कर सकता है। जहाँ पे यह उस प्रॉपर्टी की बात है की जा रही है जहाँ पे एक से ज्यादा ओनर हैं, को ओनर्स हैं, तो उन वो सारे चाहें तो अपनी कंसेंट से ईजमेंट एक्वायर कर सकते हैं। अगर उनमें से एक, दो या ज्यादा वो चाहते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स तो वो ईजमेंट एक्वायर कर सकते हैं। And no lessee of immovable property can acquire for the beneficial enjoyment of other immovable property of his own and easement in over the property comprised in his lease। अब एक लेसी है अब वो ईजमेंट एक्वायर करना चाहता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में है, उसने लीज पे ली हुई है या उस प्रॉपर्टी पे वो ऑक्यूपाइड है, तो उसकी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए नहीं लेना चाहता, बल्कि उसके कोई और प्रॉपर्टी है, एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि उसकी अपनी है, तो उसकी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए वो ईजमेंट एक्वायर करना चाहता है, तो उसको ये राइट नहीं है, वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, वो उसने लीज पे लिया, अब और वहां पे उसकी पोजेशन उसके पास है, चूंकि उसने वो घर लीज पे लिया है, तो जो घर उसने लीज पे लिया है, अगर उसी की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए वो ईजमेंट एक्वायर करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन उसके अलावा कोई और घर है, ये जो जहाँ पे वो ऑक्यूपाइड है, जो उसकी पोजेशन में है, वो उसका वो ऑनर नहीं है, वो तो उसने लीज पे लिया, लेकिन उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है जिसका वो ऑनर है, तो वो चाहता है कि उसकी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए वो इस प्रॉपर्टी से ईजमेंट एक्वायर करे, तो ऐसा उसको राइट नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये थे हमने आज ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 10, 11 और 12 डिस्कस किया। बहुत इजी सेक्शन है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।